सो वेलकम स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो। जैसा कि हम लोगों ने अभी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लास्ट पार्ट हम लोगों ने देखा हुआ था, तो अभी हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे रूरल डेवलपमेंट के साथ। तो जो भी छूटे हुए चैप्टर हैं, बैकलॉग चैप्टर्स है, उसको अपलोड कर दिया जाएगा। तो अभी जो है हम लोगों को रूरल डेवलपमेंट के बारे में जानना है। तो ये बेसिकली क्लास 12th का सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आते हैं। आप मान के चलिए कि यहाँ पर अगर हमारा MCQ का क्वेश्चन है, तो MCQ के क्वेश्चन में हमारा जो क्वेश्चन है लगभग 3 से 4 क्वेश्चन इस सेक्शन से कंसिस्ट करते हैं। इसके बाद हमारा शॉर्ट टाइप आंसर, इसके बाद हमारा जो नॉर्मल एनालिटिकल क्वेश्चन होते हैं, ये एनालिटिकल क्वेश्चन भी आपका यहाँ से 2 क्वेश्चन के प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छे खासे बनते हैं। वरना कभी कभी ऐसा होता है कि ये शॉर्ट एनालिटिकल क्वेश्चन ना देकर यहाँ पर एक लॉन्ग क्वेश्चंस को क्या किया जाता है, दे दिया जाता है। तो हमेशा यहाँ पर अप एंड डाउन होते रहते हैं। लेकिन MCQ कंफर्म है कि यहाँ से 2-3 क्वेश्चन तो रेयरली आएंगे ही, और आगे बढ़ने पर ये हो सकता है 3 से 4 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं कि हमारा जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली जानेंगे क्या कि जो रूरल डेवलपमेंट होता है, जो हमारा चैप्टर का नाम है, तो रूरल डेवलपमेंट कंसेप्ट जो है, ये कंसेप्ट कहाँ से आया है भाई? ये कंसेप्ट आया है कहाँ से? ये रूरल यानी कि एग्रीकल्चर से ये कंसेप्ट आया है। अब एग्रीकल्चर से जब कॉन्सेप्ट आया है तो ऑब्वियस सी बातें हैं कि हम सबको पता है कि एग्रीकल्चर से हम लोगों का मैक्सिमम परसेंटेज, आप मान के चलिए 75 to 85 के बीच का जो परसेंटेज बैरियर होता है, ये हमेशा फ्लक्चुएट करता है। कौन से सेक्टर में? हमारा प्राइमरी सेक्टर, जो कौन सा है? एग्रीकल्चर सेक्टर। इसे हम लोग प्राइमरी सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। तो अब बेसिकली ये चीज़ देखिए कि अब सबसे बड़ा सेक्टर अगर ये एग्रीकल्चर सेक्टर है, तो प्रॉफिट भी सबसे ज़्यादा यहीं पर होना चाहिए। यहाँ पर कम प्रॉफिट अगर होगा तो पूरा जो इंडियन इकोनॉमी है, कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से डैमेज हो जाएगी भाई। तो इसको पूरी तरह से क्या करना है? इसको पूरी तरह से बैलेंस करना है। अब देखिए, इसको बैलेंस करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा भाई। हमको पता है एक चीज़ क्या, कि एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट करने के लिए सबसे पहले हमको कहीं ना कहीं ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट करना जरूरी है। ह्यूमन रिसोर्स कहने का मतलब क्या हुआ? आपको पता है हमने क्या पढ़ा था अभी लास्ट चैप्टर में? कैपिटल के बारे में पढ़ा था, और कैपिटल के बारे में हमने ह्यूमन कैपिटल की बात की थी। तो ह्यूमन कैपिटल क्या करता है? ह्यूमन कैपिटल क्या करता है भाई? ह्यूमन कैपिटल लेबर सपोर्ट करता है। लेबर जो होते हैं, जिसको हम लोग स्किल भी कभी कभी बोल देते हैं, तो एक आदमी का जितना ज़्यादा स्किल होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। प्रोडक्टिविटी किस सेंस में? इकोनॉमी के पार्टिसिपेशन में। इकोनॉमी में कितना पार्टिसिपेशन है, कितना कम है, ये डिपेंड करेगा कि एक आदमी कितना मेहनत करता है, वो अपना रिसोर्स कितना देता है किसी काम को। आउटपुट जिसे बोलते हैं हम लोग, है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इसके बाद देखिए, एक कंसेप्ट यहाँ पर ये भी है कि आप अगर ये बोलते हैं कि डेवलपमेंट अगर है तो भाई वहाँ पर क्या जरूरी है। तो देखिए, रूरल डेवलपमेंट की अगर बात करेंगे, तो रूरल डेवलपमेंट के लिए एक बात जान लीजिए कि कुछ पैरामीटर का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे क्या है भाई? तो आपको पता है कि बेसिक जो चीज़ें हैं वो ये है कि हेल्थ की प्रॉस्पेरिटी वहाँ बनी हुई रहे। इसके बाद क्या है भाई? वहाँ पर प्रॉपर लिटरेसी पूरी तरह से वहाँ पर हो। और लिटरेसी किस बात पर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा किस पर? एजुकेशन पर। एजुकेशन जिस तरह से ज़्यादा एफोर्डेबल होगा, जितना अवेलेबिलिटी होगी एजुकेशन सिस्टम की, उतना ही वेल फ्लोरिश्ड वहाँ का लिटरेसी होगा, है ना। अब इसके बाद जब हमारा लिटरेसी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर हमारा डेवलपमेंट क्या होगा? हमारा धीरे धीरे बढ़ना शुरू करेगा। अगर इसके ग्राफ के बारे में बात करें, तो देखिए, ग्राफ के बारे में अगर बात करेंगे तो देखिए, कुछ ग्राफ का जो नेचर है ना, कुछ इस तरह से यहाँ पर है कि आप ग्राफ जो बढ़ रहा है, ये देखिए कुछ इस तरह का यहाँ ग्राफ जा रहा है। शुरू में ये थोड़ा सा मिनिमा है, फिर वहाँ पर क्या हुआ? इस पॉइंट पे ये मैक्सिमा हुआ, फिर उसके बाद थोड़ा स्टिप हुआ,
फिर यहाँ पर कर्व हुआ और यहाँ से ये बढ़ना शुरू हुआ। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो हुआ, ये इस पॉइंट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इस पॉइंट को हम लोग प्रोग्रेसिव पॉइंट भी बोल रहे हैं, है ना। प्रोग्रेसिव पॉइंट, जहाँ से डेवलपमेंट करना अब क्या हो रहा है, ये शुरू हो रहा है। तो रूरल सेंस में होता है, कभी कभी ये रूरल एरिया के लिए होता है भाई, तो इसको हम लोग कभी कभी क्या बोल देते हैं, रूरल प्रोग्रेसिव पॉइंट, है ना। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा समझना है। अब देखिए यहाँ पर और भी भाई पैरामीटर क्या है, तो पैरामीटर यहाँ पर ये है कि आपके पास वहाँ पर लैंड रिफॉर्म सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए भाई। अब एक बात समझिए, इसको बोलने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास अवेलेबल लैंड अगर होगा तो ऑब्वियस सी बात है भाई कि वहाँ पर हमारा फार्मिंग होगा तो ऑब्वियस सी बातें हैं कि ज़्यादा चांस है हमारे पास किस चीज़ की, प्रोडक्टिविटी की चांसेस है। प्रोडक्टिविटी अगर हो रहा है तो ऑब्वियस सी बातें हैं कि हमारा कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ भी वहाँ पर अफेक्ट हो रहा है भाई, वो भी हमारा बढ़ रहा है। तो लैंड रिफॉर्म्स का होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब लैंड रिफॉर्म्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, जो हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि लैंड रिफॉर्म्स कैसे इंडिया में आया और कैसे उसे हटाया गया, कहाँ पर कौन से स्टेट में इसे सबसे ज़्यादा इम्प्लीमेंट किया गया और कहाँ पर इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेजर लिए गए, इनिशिएटिव लिए गए। तो वो कंसेप्ट हम लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग में रखना है ना। इसके बाद हमारे रूरल डेवलपमेंट के लिए एक चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों पर तो हम लोग देखें। इसके बाद हम लोगों के लिए एक चीज़ और भी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है भाई, वो ये है कि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है उस एरिया का ये होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी के साथ भाई क्या है, इसके बाद हमारा अगर इलेक्ट्रिसिटी अगर होगी तो भाई किसी भी एरिया में इरिगेशन की फैसिलिटी भी क्या होगी, बहुत बढ़िया होगी। अब इरिगेशन अगर अच्छा होगा तो ऑब्वियस बात है वहाँ पर प्रोडक्शन भी अच्छा हो रहा है ना। और प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है तो ऑब्वियस बात है कि वहाँ पर मार्केटिंग भी बहुत अच्छी होगी। अब अगर प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो लोग वहाँ सामान कहाँ से खरीदेंगे, सामान खरीदने के लिए तो प्रोडक्शन चाहिए, इसके लिए इरिगेशन चाहिए और इस इरिगेशन के लिए कहीं ना कहीं प्रॉपर हमको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। सब एक दूसरे से कनेक्ट है ना। और मार्केटिंग करने के लिए इसको इस तरह से समझिए, हमको शहर में अगर सामान को देना है, प्रोडक्शन किया हुआ सामान को, तो ऑब्वियस चीज़ें हैं कि ये मार्केटिंग है। तो इसको हम लोग शहर में पहुंचाने के लिए क्या करेंगे, कैसे जाएंगे, यहाँ पर हमारा प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन, हमारा यहाँ प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं होगा तो हम लोग अर्बन एरिया में जा नहीं पाएंगे। तो सब चीज़ें एक दूसरे से डिपेंड है ना। ट्रांसपोर्टेशन है तो भाई रोडवेज का डेवलपमेंट होगा, है ना, तो रोडवेज भी डेवलपमेंट होगा। तो रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए, रूरल सेक्टर को डेवलपमेंट करने के लिए इन सारा पैरामीटर का जरूरत है ना। इसके साथ एक चीज़ और भी है कि देखिए प्रॉब्लम कभी कभी ये आता है कि हम चाह कर भी जो एक एरिया है हमारा रूरल एरिया, इसको हम चाह कर भी क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं डेवलप करने का, लेकिन ये डेवलप्ड पूरी तरह से क्या होता है, ये नहीं हो पाता है। तो क्या करना पड़ता है तब इस केस में, यहाँ पर कौन आता है भाई, यहाँ पर आता है गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट ये करता है कि ये अपना एलिविएशन, पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम लॉन्च करते हैं, है ना। मतलब कहने का मतलब आपने पढ़ा होगा, हमारा जो चैप्टर था, हमारा जो पॉवर्टी का चैप्टर था, वहाँ पर पढ़ा था कि एलिवेशन प्रोग्राम क्या होता है। तो गवर्नमेंट कभी कभी रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए, सेक्टर को डेवलप करने के लिए, डेवलपमेंट का काम करने के लिए वो योजना बनाता है, तो जिसे हम लोग एलिवेशन प्रोग्राम बोलते हैं। और इस योजना के तहत गवर्नमेंट क्या करता है, इस रूरल एरिया को डेवलप्ड करने का कोशिश करता है। क्योंकि हम लोग चाहते हैं भाई डेवलप्ड करना, लेकिन हम लोग तो सक्सेसफुल हो नहीं पाते हैं। तो अब हम जब नहीं है तो गवर्नमेंट को तो करना पड़ेगा। क्यों, ऐसा क्यों करेगा गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत चालाक है। गवर्नमेंट ये सोचता है कि अगर इस रूरल एरिया पर हम मेहनत करेंगे तो यहाँ पर 75 to 85 हमारा जो इकोनॉमी होगा, जो कि सबसे मेजर पार्ट कंट्रीब्यूशन जिसका रूरल एरिया का होता है, वो हमको मिल जाएगा। तो इसको वो फुलफिल करने के लिए वो अपना पार्टिसिपेशन भी लगाता है ना। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे भाई। इसके बाद क्या कंसेप्शन है, इसके बाद कंसेप्शन ये है कि अगर हमारा एग्रीकल्चर को अच्छा करना है तो कहीं ना कहीं इसके लिए जीडीपी को सामने में आना पड़ेगा। देखिए कंडीशन ऐसा था कि पुराने टाइम
हमारा जीडीपी बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा था, फिर इसके बाद थोड़ा सा बढ़ गया, फिर इसके बाद वो डाउन गया, फिर वो अप गया। इससे एक चीज़ तो क्लियर है, क्या क्लियर है? जीडीपी कभी बढ़ता है तो कभी घटता है, और ये घटना बढ़ना जो होता है तो क्या करता है, ये इकोनॉमी के स्टेबिलिटी को क्या करता है, ये स्टेबिलिटी को क्या करता है, बढ़ाएगा या घटाएगा? ज़्यादा फ्लक्चुएशन होगा तो क्या होगा, स्टेबिलिटी तो कम जाएगा ना। तो ये इकोनॉमी के स्टेबिलिटी को क्या करता है, कम कर देता है। यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जीडीपी का फ्रीक्वेंट चेंज होना इकोनॉमी के लिए कैसा इफेक्ट पैदा करता है? तो वो कैसा इफेक्ट पैदा करेगा भाई? तो वो इफेक्ट ऐसा जनरेट करेगा कि ज़्यादा जीडीपी में फ्लक्चुएशन होगा तो यहाँ पर इकोनॉमी का स्टेबिलिटी भी कहीं ना कहीं हैम्पर करेगा। तो कोशिश ये होता है कि एक अच्छा इकोनॉमी को बनाने के लिए जीडीपी एकदम एक कांस्टेंट लेवल पर बढ़ते जाए। हम इसका शॉर्ट में एक ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ देखिए कुछ इस तरह का है। ग्राफ में ये है कि यहाँ कुछ इस तरह का होना चाहिए, हमारा इस तरह का हमारा ग्राफ होना चाहिए, ठीक है। इस ग्राफ में क्या देख रहे हैं कि जीडीपी अभी वो निगेटिव जाकर वो धीरे धीरे पॉजिटिव जा रहा है। तो ये जो ग्राफ है ना, ये स्टेबल इकोनॉमी का ग्राफ है। क्या है? ये एक स्टेबल इकोनॉमी का ग्राफ है। अब स्टेबल इकोनॉमी होगा तो भाई इसके लिए बहुत सारी चीज़ों को करना पड़ेगा। कौन कौन सी चीज़ें करना पड़ेगा? अब यहाँ पर इकोनॉमी को स्टेबिलिटी करने के लिए यहाँ पर एक चीज़ का इंपॉर्टेंट रोल है, वो क्या है? एम्प्लॉयमेंट। अगर आपका एम्प्लॉयमेंट है तो एम्प्लॉयमेंट होगा तो क्या होगा, आपके पास इनकम होगा, और इनकम होगा तो आपके पास क्या होगा भाई, एक्सपेंडिचर होगा, और एक्सपेंडिचर होगा तो क्या होगा भाई, आप कोई भी सामान ले रहे हैं तो उस जीडीपी को कहीं ना कहीं आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और जब जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो जीडीपी तो स्ट्रांग हो रहा है, और इसका मतलब क्या हुआ, इकोनॉमी स्टेबल हो रहा है। तो इससे एम्प्लॉयमेंट का भी एक डायरेक्ट रिश्ता जो है हमारा है ना। तो यहाँ तक कंसेप्ट को समझ में अगर आ गया होगा तो हम लोग इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अब देखिए कंसेप्ट क्या है। अब यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ों को थोड़ा सा समझना है कि कभी कभी एक रूरल एरिया, एक रूरल सेक्टर, ठीक है, हम बात करते हैं क्या, हम लोग बात यहाँ पे क्या करते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं यहाँ पर रूरल सेक्टर की, है ना। तो रूरल सेक्टर की जब बात करेंगे तो इसमें भी कुछ चीज़ें हैं भाई। तो क्या है, कभी कभी ऐसा होता है कि रूरल सेक्टर ग्रो नहीं कर पाता, इसका ग्रोथ नहीं हो पाता। तो इसके लिए क्या होता है, क्रेडिट फंक्शन होता है, क्रेडिट फंक्शन, ठीक है। अब क्रेडिट फंक्शन क्या होता है भाई, क्रेडिट फंक्शन एक ऐसा कंपोनेंट होता है मार्केट का जिसमें कोई भी इंस्टीट्यूशन, ठीक है, कोई भी इंस्टीट्यूशन क्या करती है भाई, एक लोन या कोई फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करती है किसको, इस रूरल सेक्टर को, और टेम्पररी ये इसे सपोर्ट देकर चाहता है क्या भाई, कि कुछ समय के लिए ये अपने पैर पे खड़ा हो जाए सेक्टर, तो बाद में फिर तो ये प्रोग्रेस करना शुरू कर ही देगा, बाद में तो ये डेवलपमेंट करना शुरू कर देगा। मतलब जिसको बोलते हैं ना, एक सपोर्ट देने का काम जो होता है, कोई छोटे से इंस्टीट्यूशन आगे आकर ये काम करता है, इसकी जिम्मेदारी इसकी होती है। तो मतलब ये बात है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए तो सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन पैर पे खड़ा कर देना किसी भी रूरल सेक्टर के ग्रोथ को, तो वहां पर इसकी भूमिका काफ़ी ज़्यादा होती है इंस्टीट्यूशन की। तो भाई अब क्या है, कौन सा इंस्टीट्यूशन है, देखो भाई कंसेप्ट कुछ ऐसा है कि इंस्टीट्यूशन में आपको पता है कि बैंक होते हैं भाई। तो बैंक जो है, बैंक तो अपना काम करता है, लेकिन देखो यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट को समझो कि देखो आरबीआई है, ठीक है, आरबीआई है, आरबीआई देखो करता ये है कि आरबीआई के अंदर बहुत सारे अदर बैंक हैं, ठीक है, और बहुत सारे बैंक जैसे स्टेट बैंक हो गया, कमर्शियल जितने भी अदर कमर्शियल बैंक हैं, प्राइवेट बैंक भी मैं बोल रहा हूँ, है ना, फॉरेन बैंक भी बोल रहा हूँ। तो सब लोग क्या करते हैं भाई, लोन देने का काम करते हैं, लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर डिपॉजिट किया जाता है पैसे, है ना। तो ये आरबीआई के अंडर में ये सारे बैंकों का लाइसेंस दिया जाता है, इसका रजिस्टर्ड बैंक होते हैं ये सब, है ना। लेकिन आरबीआई ऐसा मानता है कि रूरल एरिया बहुत बड़ा है, चूंकि इंडिया का पूरा पिलर इसी रूरल एरिया पर है, तो रूरल को काम देखने के लिए भाई कोई ना कोई तो इसके ऊपर तो कोई ऑर्गेनाइजेशन रहेगा। तो इसने एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या बना दिया है, रूरल के काम को देखने के लिए, कौन सा, नाबार्ड। इस नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक
फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो आरबीआई ने सिर्फ गांव के कामों को देखने के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर को देखने के लिए एक अलग तरह का ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, नाबार्ड। इसको पूरा पावर दे दिया गया है, आरबीआई ने इसको पूरा पावर दे दिया है कि आप जैसे चाहिए गांव के प्रोग्रेस के लिए, रूरल डेवलपमेंट के प्रोग्रेस के लिए आपको जो करना है करिए। आपको कि लोन देना है, कैसे लोन देना है, आप सब समझिए। तो इसमें बाकी सारा बैंक जो है वो सब भी रूरल के काम को करेंगे, लेकिन ये जो बैंक है ना, ये पूरी तरह से रूरल बेस्ड बैंक है, रूरल एरिया बेस्ड, जिसे रूरल डेवलपमेंट बेस्ड बैंक है। अब देखिए क्या है, ये नाबार्ड जो है, नाबार्ड भी बहुत चालाक है, इससे अकेले काम नहीं होता है। तो इसने भी अपने अंडर में क्या किया है, आरआरबी को अपने अंडर में रख लिया है, कुछ कोऑपरेटिव बैंक को अपने अंडर में रख लिया है, और वो सब ऐसा काम करते हैं, गांव-गांव जाकर वो लोग देखते हैं कि कहाँ पर किस तरह का प्रोग्रेस हो रहा है। जैसे मध्य बिहार ग्रामीण बैंक हो गया, बिहार ग्रामीण बैंक हो गया, है ना, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, ये सारे बैंक आरआरबी बैंक है ना। तो ये सब गांव, ऐसा नहीं है कि गांव के बैंक है तो गांव में रहेंगे, नहीं, वो शहर में भी रहेंगे, लेकिन काम जो होगा उनका जो होगा वो गांव के ही आधार पर होगा, है ना। कॉर्पोरेटिव बैंक क्या होते हैं भाई, ये कॉर्पोरेशन वाले बैंक होते हैं, जिसे कॉर्पोरेटिव बैंक भी बोलते हैं। ये क्या करेंगे, छोटा सोसाइटी, गांव में भी छोटे छोटे एरिया में ये जाएगा और यहाँ पर ये काम करेगा, एग्रीकल्चर लोन्स देने का काम करेगा। कोई भी जैसे ट्रैक्टर वगैरह देना हो या इरिगेशन करने के लिए कोई सामान अगर इक्विपमेंट की ज़रूरत हो, तो ये सब कुछ ये कोऑपरेटिव बैंक भी करेगा। तो इससे क्या होता है, इससे पूरे तरह से पैसे का कलेक्शन होता है। तो इस कलेक्शन से क्या होता है, इस कलेक्शन से होता ये है कि यहाँ पर जो आरबीआई है, इस पूरे तरह से इकोनॉमी को क्या करता है, इकोनॉमी को सपोर्ट करता है। कैसे सपोर्ट करता है, रूरल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाकर, इसे फाइनेंशियली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करके, और इसको देने का कौन काम करता है, ये बोल सकते हैं आरआरबी भी कर सकता है और ये कोऑपरेटिव बैंक भी करता है। और ये दोनों किसके अंडर में है भाई, तो दोनों है नाबार्ड के अंदर में। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग एक अलग नाम से जानते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिट फंक्शनिंग, लोन क्रेडिट फंक्शनिंग बोलते हैं, ठीक है, क्रेडिट फंक्शनिंग। तो ये कंसेप्ट थोड़ा सा याद रखना है ना, क्योंकि कोई एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आएगा। कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन बनाने में कहीं भी परेशानी नहीं होगी, और कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो बार बार फंसिएगा, है ना। इसके बाद यहाँ तक कंसेप्ट को समझने के बाद हम लोग बहुत जल्द अगले वीडियो में हम लोग इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ मैं और भी मेंशन कर लेता हूँ कि ये जो नाबार्ड है, ये जो नाबार्ड है, इसका जो डेवलपमेंट हुआ था ये 1982 में हुआ था। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर इसका ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट पूछा जाता है। तो ये जो है इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी हो सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग थोड़े से आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे, एसएचजी के बारे में अगले क्लासेस में, अगले वीडियो लेक्चर्स में, है ना। तो ज़रूर से कमेंट करिएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जितना हो सकता है वीडियो को समझने की कोशिश करें। और जहां अगर उनकी राय अगर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जरूर कमेंट करें और बताएं कि आपको वीडियो से कैसे। हम लोग इस प्लेटफॉर्म में बहुत जल्द ओवर करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।